तो हम इस वक्त सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन इस वक्त हम सुन रहे थे। दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में आज क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया गया, जिसको वर्चुअली प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। और प्रधानमंत्री ने यहां पर उनको एक 2047 का जो विकसित भारत के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े तमाम सफलता के मंत्र देते यहां पर प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो भी काम करें उसके लिए आप कौशल विकास करें, साथ ही जो भी जिम्मेदारी संभालें उसे मिशन मोड में लेकर उसको लेकर काम करें। सामूहिकता से काम करने में जो शक्ति है वो अलग ही शक्ति है, और किस तरह से हर जिले के स्तर को ऊपर ले जाना है, जिले से जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं, जो तमाम विषय हैं, उस पर लगातार सवाल करें, बातचीत करें, विचार विमर्श करें। तभी सामूहिक तौर पर एक साथ जब साथ लेकर हम चलेंगे, तभी हम विकसित भारत की जो संकल्पना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत की, उसे हम और भी खूबसूरती के साथ अमल कर सकते हैं, उसे अमूर्त रूप दे सकते हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। अबे देख, you got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। के बाद स्वागत है और आइए बात करेंगे G20 देशों के बीच हो रहे कुछ अहम बैठकों की। भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मौजूद रहे। गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के दौरान संयुक्त सत्र और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य, आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल नवाचार पर भी चर्चा हो रही है। It remains my utmost hope that G20 can eventually facilitate the creation of permanent mechanism. Excellency, COVID-19 served as a pivotal catalyst for greater adoption of digital health in empowering patients. The fragmentation and limited intersectoral collaboration limit its potential presently. The presidency has worked closely with WHO to establish the global initiative on digital health, WHO managed network. स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत नेतृत्व पर जोर दिया। I hope you get an opportunity to experience the enriching energy, culture and amiability of both Gandhinagar and Gujarat as a whole during the next few days. Excellencies, as profoundly encapsulated in the theme of India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future, the world needs a unified, inclusive leadership to resolve the challenges that we collectively face without being limited to geographical boundaries. COVID-19 highlighted the need for strengthening the health systems and underscored the need
to treat every global citizen as equal. वाराणसी में आज यूथ 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि Y20 विभिन्न देशों के युवाओं को एक मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि आज युवा अपने अपने देशों में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। The Y20 brings together young people from diverse nations, each facing unique economic, social and environmental problems or challenges. The challenges that are not limited to a single country or region, they are shared by all of humanity. The Y20 Summit provides a platform for these young people to work together, find common ground and devise collective solutions to tackle these global challenges. प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो आने के बाद भारत के युवाओं के इस प्रतिभा और इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक मंच दिया। G20 के इस समिट में Y20 का ये समिट, जिस व्हाइट पेपर को आप लोगों के द्वारा जारी किया जा रहा है, ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आज देश के पहले 3D प्रिंट डाकघर भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई नई प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं और इसी के मद्देनजर 3D प्रिंटेड इमारत का निर्माण एक महान पहल है। Special cover is being unveiled. This city presents always a new picture of India. The new picture that you saw today in terms of this 3D printed post office building, that's the spirit of India today. That's the spirit with which our country is progressing today. Nobody ever thought that India would be developing its own 4G and 5G technology. पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आज से 20 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। उत्सव का उद्देश्य भारत की समृद्ध पाक विविधता का जश्न मनाना है। इस आयोजन के जरिए राज्यों के विशिष्ट व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ फूड फेस्टिवल आज से आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में भाग लेने वाले राज्यों के सदनों भवनों में भी किया जाएगा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर में आतंकियों का भांडाफोड़ करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में आज सुबह जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एनआईए जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा बटिंडी इलाके में एनआईए का तलाशी अभियान जारी है। इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि छापे और या किसी जांच के संबंध में है या फिर किसी और वजह से। और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आए एक यात्री के बैग से तस्करी कर लाया जा रहा लगभग 267 ग्राम सोना बरामद किया है। इस सोने को तस्कर के अनोखे तरीके से छुपाने की कोशिश की गई थी तस्कर ने, और उसने सोने की बैग के नट और बोल्ट के रूप में छुपाया था, जिसे कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश रुकने के कारण हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित कांगड़ा और मंडी में राहत व बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। राज्य में इस पूरे मॉनसून सीजन के दौरान अब तक कुल 328 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पिछले 1 सप्ताह में हुई बारिश से 72 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम राजधानी शिमला में एक समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए रिटेंशन वॉल का निर्माण विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत करने का निर्णय लिया गया है, जो अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। इस बीच मुख्यमंत्री आज शाम दिल्ली दौरे पर जा रही हैं, जहां वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। उधर कांगड़ा जिले के इंदौर और फतेहपुर में बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आज भी राहत व बचाव कार्य जारी है और इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। फिलहाल राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज मौसम साफ है। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस के जवान बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। कांगड़ा में भी भूस्खलन के बाद से राहत का काम चल रहा है। और वहीं अगर तबाही की बात करें तो मंडी शहर की सबसे प्रसिद्ध टारना पहाड़ी अब धंसने की कगार पर पहुंच गई है। इस पहाड़ी पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और इसके नीचे की तरफ रहने वाले लोगों को भी अपने घर खाली करने को कहा गया है। मंडी जिला प्रशासन लोगों के रहने की व्यवस्था तो कर रहा है, लेकिन प्रभावितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए के बुनियादी ढांचे को यहां नुकसान पहुंचा है। पूरे जिला में जो 13 से 15 के बीच में जो बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हाउसेज फुली डैमेज की जो रिपोर्ट है, अराउंड 267 हाउसेज है जो फुली डैमेज है, जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई है। ये आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट्स अभी और आ रही हैं फील्ड से। इसके अलावा पार्शली डैमेज हाउसेज जो रिपोर्टेड हैं वो 560 हाउसेज पार्शली डैमेज रिपोर्टेड हैं। 235 केटल का लॉस हुआ है और 502 काउ शेड जो है वो डैमेज्ड हैं। टोटल जो मिला के 31 करोड़ का जो ये सिर्फ हाउसेस, काउ शेड, केटल का ही लॉस है पूरे जिला में अभी तक जो बताया गया है हमें। और हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद भाखड़ा और पौंग बांध से पानी छोड़ने के कारण पंजाब के 5 जिले होशियारपुर, रूपनगर, गुरदासपुर, कपूरथला और फिरोजपुर फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुरदासपुर और होशियारपुर में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ कई गांव ब्यास नदी के पानी में डूब गए हैं, जहां बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को उतारना पड़ा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, तो वहीं कई जगहों पर नदी का रुख बदल गया है। होशियारपुर के गांव बेला, ठाकरा और मंडसनूर में कच्चे बांध टूटने से पानी गांव में घुस गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होशियारपुर जिले में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का निरीक्षण किया। उधर स्थानीय प्रशासन भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जालंधर के हल्का शाहकोट के गांव थमूवाल में सतलुज नदी के बांध की मिट्टी खिसक गई, जिससे पानी गांव के अंदर घुस गया और इसके बाद फौरन ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बांध को मजबूत करने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां लगाई। फिलहाल अभी ज्यादा नुकसान की जानकारी नहीं आई है, लेकिन सतलुज नदी के पानी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। और केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उद्घाटन की जा रही 660 मेगावाट इकाई परियोजना के का चरण 1 की इकाई 2 है। ऊर्जा मंत्री पावर ग्रिड के लखीसराय सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। लखीसराय में सब स्टेशन के विस्तार से लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई जिलों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा और भविष्य में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति भी आसान हो जाएगी। और गुजरात के केवड़िया में आज से 2 दिन के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक शुरू हो रही है। परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। इस बैठक में समुद्री क्षेत्र की समग्र प्रगति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और सागरमाला कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विकास एजेंडा पर चर्चा होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री, तटीय राज्यों के संबंधित वरिष्ठ मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भाग लेंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां मौजूद रहेंगे। समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन वर्ष 1997 में किया गया था। ये समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक शीर्ष सलाहकार संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों का विकास सुनिश्चित करना है। इसरो आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी-बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। डी-बूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमी करना। यह प्रोसेस 20 अगस्त को भी होगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इससे पहले कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा कि थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने सेना के जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। प्रोफेसर नरेश भटनागर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने स्वदेशी तकनीक से अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, जिसका वजन वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे जैकेट से 20 से 25% तक कम है। स्नाइपर गन के 6 बुलेट को रोक पाने में सक्षम ये दुनिया का इकलौता बुलेट प्रूफ जैकेट है। देश की रक्षा में दिन रात लगे सेना के जवानों के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने शानदार पहल की है। वैज्ञानिकों ने जवानों के लिए दुनिया का सबसे हल्का और बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। इस जैकेट का वजन वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले 20 से 25% तक कम है। आईआईटी दिल्ली स्थित डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभेद नाम के इस बुलेट प्रूफ जैकेट को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। एक सोल्जर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है बर्फ़ में। उसके साथ उसका राशन रहेगा, उसके साथ उसका हथियार रहेंगे और उसका जैकेट भी रहेगा। तो उस जैकेट में अगर 2-2.5 किलो वज़न कम कर दिया जाए तो उसका राशन भी बढ़ सकता है, उसके हथियार भी बढ़ सकते हैं और उसका इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगा। वो ज़्यादा देर तक अपने स्टेमिना को बरकरार रख सकता है। जो हमारे जवान हैं उनमें इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हमारे लिए पूरा देश सोच रहा है, हमारी रक्षा के लिए देश सोच रहा है और उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगी, हमारी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ाएगी। तो वो अगर वो पहन करके जाएंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आपसे दुगना हो जाएगा। सेना द्वारा AK-47 बुलेट से बचाव के लिए जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का उपयोग किया जाता है उसका वजन करीब 10.5 किलो है, जबकि आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार अभेद का वजन इससे करीब 2.5 किलो कम महज 8.2 किलोग्राम है। इसके अलावा इस बुलेट प्रूफ जैकेट की एक खासियत ये भी है कि ये 8 AK-47 बुलेट और 6 स्नाइपर बुलेट को रोक पाने में सक्षम है। यहाँ पे हमारे पास पूरी फैसिलिटी है जहाँ हम कोई भी बुलेट, किसी भी स्टैंडर्ड की बुलेट हमें चाहिए, हम उसे फायर कर सकते हैं रेटेड स्पीड पे। तो इस गैस गन पे हम क्या करते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म है। ये वेस्ट वर्ल्ड का दिया हुआ प्रोडक्ट था जो सेक्रीफिशियल है, ये 200 यूरो का था, इसे हमने कम करके ला दिया है 50 रुपये पे भारतीय करेंसी में, क्योंकि ये कंज्यूमेबल है, ये एक शॉट के बाद वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ जो मेरा बुलेट है वो काम आने वाला पार्ट है, वो जाके कहाँ लगेगा, वो आपके प्रोडक्ट को लगेगा। ये वो पहला पीस है जो हमने इसी गन पे टेस्ट किया और जब हमारी बुलेट रुकी लेवल 5 AK-47 तब हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम ये काम ठीक दिशा में कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने करीब 15 साल की रिसर्च के बाद दुनिया के सबसे प्रभावशाली बुलेट प्रूफ जैकेट को तैयार करने में सफलता पाई है। BIS मानकों के आधार पर अभेद का परीक्षण पूरा हो चुका है और अब ये भारतीय उद्योग जगत को तकनीक हस्तांतरण के लिए तैयार है। 6 स्नाइपर शॉट झेलने की क्षमता वाला ये दुनिया का पहला और सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है।
दुनिया के सुपर पावर देशों के पास भी 3 स्नाइपर शॉट रोकने की क्षमता वाले बुलेट प्रूफ जैकेट ही मौजूद हैं। निश्चित तौर पर देश के लिए और देश की रक्षा में लगे जवानों के लिए IIT दिल्ली का ये बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। कैमरा पर्सन S जयशंकर के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। यकीनन एक बेहद नायाब नवाचार। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस पर और जानकारी के साथ दमन से जुड़ रहे हमारे संवाददाता शिशिर इस वक्त। जी शिशिर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंत्र यहाँ पर दिया प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और कैसे एकदम निचले चरण से हम और भी ज्यादा सशक्त बना सकते हैं अपनी पंचायतों को, उस लिहाज से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही कि किस तरह से सामूहिक तौर पर सबको साथ लेकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। वहां पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको? तमाम लोग वहां पर हमने देखा नोट्स लेते हुए दिख रहे थे प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो लोग? बिल्कुल, देखिए, हालांकि बीजेपी हम हमेशा से जानते हैं किस प्रकार से पार्टी विद डिफरेंस रही है, और दूसरी बात ये भी है कि किस प्रकार से डिसिप्लिन रहा है। और इसी का अगर हम बात करें तो आज जिस प्रकार से बीजेपी द्वारा जो क्षेत्रीय पंचायती राज जो सम्मेलन उसको आयोजित किया गया, उसमें हमने देखा कि पंचायतों से जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि आते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का काम किस प्रकार से होता है, ये अगर देखा जाए तो देश का एक सबसे बड़ा नेतृत्व जो उनको बता रहा है कि किस प्रकार से गाँव में आपको लोगों के साथ जुड़ना है, किस प्रकार से उनकी समस्याओं को जानना है। और साथ ही साथ सबसे प्रमुख बात, हालांकि सरकार अपने तौर पर काम करती है, लेकिन दूसरी तौर पर अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता होता है एक पार्टी का जो कि लोगों के लिए काम करता है। तो आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कैसे आपको जो है कार्यकर्ताओं को लोगों के साथ रहना होगा, और सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को सीधे लोगों तक किस प्रकार से जोड़ना होगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो ऐसे में सरकार हालांकि अपने तौर पर, जैसे मैंने कहा कि कई सारे हम बात करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, उनको सरकार लॉन्च करती है, लेकिन क्या वो पहुंचती है, क्या लोगों तक पहुंचती है, ये देखने की जरूरत है। और पार्टी के जरिए अब हालांकि इस प्रकार से जो है काम किया जाएगा कि ये योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंचे, उनको इस योजनाओं के बारे में जानकारी कैसे मिली। हमारे साथ इस वक्त जो है पंचायती जनप्रतिनिधि हैं पंचायत राज के दमन के, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो तांडेल सर जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे। आज प्रधानमंत्री की अगर बात कहे तो उन्होंने एक मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधि और खासतौर पर गाँव कस्बे में रहने वाले कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है। इससे क्या प्रमुख जो है बातें, बिंदु है जो आप विचार कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह इस देश के पंचायत को सशक्त किया जाए, और सशक्त करने के लिए जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, उस विषय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उन्हें कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है, उनके स्वास्थ्य की चिंता कैसे जाए, अगर कोई बच्चा आगे आ रहा है, होशियार है, तो उसका आगे पढ़ने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। जो अपने ज़िले में तालाब रहते हैं और तालाब को अमृत सरोवर तक कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें जल का संचय किया जाए, उस विषय पर उन्होंने भार दिया। साथ साथ उन्होंने हरित क्रांति के ऊपर वजन देते हुए किस तरह पौधा लगाया जाए और गाँव को एक हरित गाँव बनाया जाए। यानी जो जिले में हम छोटे से छोटे काम कर सकते हैं और छोटे से छोटे लोगों को मिलते हुए किस तरह लोगों का विकास कर सकते हैं, इस विषय पर चुने हुए जन। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर शिशिर बात कर रहे थे कि कैसे छोटे से छोटे काम में को लेकर भी एक सामूहिक तौर पर आगे बढ़ना है, यहाँ पर संगठन को और मजबूत करने की बात हो रही है। तमाम जो वहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे उनको वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक जीत का मंत्र यहाँ पर दिया। जी शिशिर, क्या कुछ कह रहे थे वो? थोड़ी उनकी आवाज थोड़ी सी टूट रही थी, दोबारा बताइए। व्यवस्था में जुड़े लोगों से बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अगर जय हम देखें तो खास तौर पर हम बात कर रहे थे महिला प्रतिनिधित्व की। इस वक्त हमारे साथ एक महिला भी है जो कि पंचायत का भी प्रतिनिधित्व करती है। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो भी जो है काम करने वाली है। आज जो कान मंत्र मिला आपको, जो मंत्र मिला है मूल मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से, अपने स्तर पर किस प्रकार से उसको आप जो है कार्यरत करने वाली हैं? मैं बाद में बोल। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ पे सेशन शुरू हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने कैमरे में दरख्वास्त करूंगा कि किस प्रकार से, हालांकि दूसरा सेशन की शुरुआत यहाँ पे होगी। दूसरे सेशन में सभी जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर बैठेंगे। मैं अपने कैमरे में से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको इस वक्त जो है पूरा माहौल यहाँ का दिखाए कि किस प्रकार से अलग अलग
जो प्रदेशों से यहाँ पर खासतौर पर पंचायत के लेवल से जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और आपने एक बात सही फरमाई कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो वो एक नोट ले रहे थे किस प्रकार से क्या क्या करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के यहाँ से भी कुछ लोग आए हमसे। मैम आपसे बात करेंगे, आपने चूँकि अब प्रधानमंत्री का ये भाषण सुना, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे खासतौर पर जब अपनी चुनाव क्षेत्र में आप जाएंगे, अपने ज़िले में जाएंगे तो उसका काम जो है आसान हो पाएगा? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें मेन तो लक्ष्य यही लेके चलना है कि सबका साथ और सबका विकास। और जैसे उन्होंने एक मतलब नई चीज़ बताई है कि हर ज़िले का एक ब्रांडिंग होना चाहिए कि क्या विशेषता है, तो उस चीज़ पे हम लोग और फोकस करेंगे। होता ही है हर ज़िले का कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता, तो मैं अब मेन फोकस इस पर ही करूँगी कि अपने ज़िले की एक जो पहचान, मुख्य पहचान कुछ बनाऊँ। जहाँ तक बात करें कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं को सशक्त करने की जरूरत होगी बिल्कुल। तो हालांकि तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हम इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो क्या होगा इस पूरे कार्यक्रम का दौरान, खाका क्या होगा, ये यहाँ पर इस वक्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में सभी कार्यकर्ता किस प्रकार से एक साथ काम करेंगे इस पर फोकस जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से भी। जी बिल्कुल शिशिर, तो किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संगठन में विश्वास रखते हैं और जिस तरह से वहाँ जो प्रतिनिधि मौजूद हैं उन्होंने भी कहा कि तमाम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो अपने ज़िले में जाएंगे तो बात करेंगे कि कैसे हम विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर हम बातचीत कर सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बात करें रोजगार सृजन की, स्कूलों में व्यवस्थाओं की, या बिल्कुल पंचायती राज पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गाँव को जब सशक्त बनाने की बात आती है तो किस तरह से बहुत ही निचले स्तर से हम यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। तो और क्या कुछ खास बातें यहाँ पे प्रधानमंत्री ने की और क्या कुछ और रहने वाला है सत्र में, और क्या कार्यक्रम रहेंगे? बिल्कुल, तो जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ है हमारे पंचायतें, किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री ने आज क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन रहा और पीएम ने कहा कि हम संगठन में विश्वास रखते हैं, हम संस्कारों में विश्वास रखते हैं, समर्पण में विश्वास रखते हैं और सामूहिकता के मूल्यों के साथ जो एक सामूहिक जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है इन तमाम लोगों को अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसको लेकर उन्हें आगे बढ़ना है और तमाम जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं या जो भी मसले हैं उन पर साथ मिलकर विचार विमर्श करें। साथ में जब काम करेंगे तो उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा अलग ही होगी। और खबरों का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर से